जहां एक ऐसा विवाद सामने आया है जो सीधा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़े करता है। हुआ यह है कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं और इसके पीछे जो कहानी है वो वाकई में हैरान करने वाली है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 को। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 12 को बांस और जलते हुए टायरों से ब्लॉक कर दिया गया है। माहौल बहुत तनाव वाला है। सैकड़ों लोगों की एक गुस्साई भीड़ ने एक सरकारी दफ्तर के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया है। ये ड्रामा पूरे 9 घंटे तक चलता रहा और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पत्थर फेंके गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन? क्या कोई अपराधी थे? जी नहीं, इनमें टीचर्स थे, किसान थे, आम दुकानदार थे, वो लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इनकी हताशा की वजह ये थी कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। मतलब वोट देने का जो सबसे बुनियादी अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया था। देखिए, मालदा में जो हुआ वो तो बस एक छोटी सी झलक है। ये संकट असल में पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सबके पीछे की वजह सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का ऑफिशियल नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। अब कहने को तो इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारना है। लेकिन इस बार इसी प्रक्रिया ने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे दिया है। और संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 1.21 करोड़। इतने लोग पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया से सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। यानी राज्य के हर 6 वोटर्स में से एक पर इसका असर पड़ा है। अब ये जो 1.21 करोड़ का आंकड़ा है, इसे थोड़ा और समझते हैं। इनमें से 61 लाख लोगों के नाम तो आप यकीन नहीं करेंगे सीधे सीधे लिस्ट से डिलीट कर दिए गए और बाकी के जो 60 लाख वोटर थे उन्हें एक बिल्कुल नई और सच कहें तो बड़ी अजीब सी संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर यह फैसला ले कौन रहा था? कोई चुनाव अधिकारी या कोई जज? नहीं, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर कर रहा था। जी हाँ, एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, और वो भी ऐसा जिसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। सोचिए, लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार का फैसला एक मशीन कर रही थी। ये बात और भी चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग की ही एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात मानी कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद है। क्या वो 95% सही था या सिर्फ 60%, किसी को नहीं पता था। और ये सॉफ्टवेयर कितना गड़बड़ था वो इस टाइमलाइन से साफ हो जाता है। 24 मार्च की शाम को इस सॉफ्टवेयर ने एक झटके में पश्चिम बंगाल के सभी, जी हां सभी 7 करोड़ वोटरों को संदिग्ध मार्क कर दिया। 2 घंटे बाद इसे एक टेक्निकल ग्लिच बताकर ठीक तो कर दिया गया, लेकिन इसने पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और किसी को संदिग्ध वोटर किस आधार पर बनाया जा रहा था? वजहें सुनिए। नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती, या पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर। अब भारत जैसे देश में जहां सरकारी कागजों में ऐसी गलतियां कितनी आम हैं, ये सब जानते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये संदिग्ध वाली कैटेगरी इससे पहले कभी थी ही नहीं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। एक तरफ सरकार का बताया गया मकसद है और दूसरी तरफ है जमीनी आंकड़े। चलिए देखते हैं कि डेटा और आधिकारिक कहानी में कितना फर्क है। तो देखिए, जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो कहा यह गया था कि इसका मकसद वोटर लिस्ट से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना है। लेकिन जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो कहानी बिल्कुल पलट गई। पता चला कि सबसे ज्यादा असर तो हिंदू शरणार्थियों और भारतीय मुस्लिम नागरिकों पर हुआ है। ये चार्ट देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देता है। पूरे राज्य में अनमैप्ड वोटरों का औसत था 4.3%, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में ये सिर्फ 0.6% था। वहीं दूसरी तरफ मटुआ समुदाय यानी हिंदू शरणार्थियों के इलाकों में ये आंकड़ा 9.47% था, जो राज्य के औसत से दोगुनी से भी ज्यादा है। तो अगर मकसद अवैध अप्रवासियों को हटाना था तो ये डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। और जब इन आंकड़ों की और गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नजर आने लगता है। ये आंकड़े एक बहुत परेशान करने वाला पैटर्न दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर कोलकाता पोर्ट को ही लीजिए। वहां मुस्लिम आबादी लगभग 50% है, लेकिन संदिग्ध लिस्ट में 82% नाम मुसलमानों के हैं। मेटिया ब्रूज में 60% मुस्लिम आबादी है, पर संदिग्ध लिस्ट में यह आंकड़ा 87% है।
और भवानीपुर, जहां सिर्फ 20% मुस्लिम हैं, वहां भी संदिग्ध लिस्ट में 52% से ज्यादा नाम उन्हीं के हैं। और ये पैटर्न तब और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है जब हम एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखते हैं। रानीनगर में, जहां हिंदू बहुल बूथ्स थे, वहां सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध बताया गया, जबकि उसी इलाके के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया। सोचिए, एक ही नियम, एक ही सॉफ्टवेयर, लेकिन नतीजे इतने अलग अलग। और ऐसा भी नहीं है कि इसका असर सिर्फ आम लोगों पर पड़ा है। इस लिस्ट में बड़े बड़े जाने माने नाम भी शामिल हैं। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले सैनिक मोहम्मद दुलाल अली, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, यहाँ तक कि बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती का नाम भी इसमें शामिल था। मंत्री, डॉक्टर, वकील, अरे जो बूथ लेवल के अधिकारी ये काम कर रहे थे, उनमें से कुछ के नाम भी लिस्ट में पाए गए। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या जिन लोगों का नाम लिस्ट से कट गया है, उनके पास कोई रास्ता बचा है? हाँ, कुछ रास्ते जरूर हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक किया जा सकता है। अगर नाम गायब है तो ECI पोर्टल पर ऑनलाइन अपील की जा सकती है, और साथ ही अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में एक ऑफलाइन अपील भी फाइल करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने अपील की है जिनके नाम हटाए गए थे। और जानते हैं इनमें से कितनों की सुनवाई ट्राइब्यूनल में हुई है? सिर्फ 2 की। जी, सिर्फ 2। इस रफ्तार से तो लाखों लोगों के लिए चुनाव से पहले न्याय मिलना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर आके ये सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे ठीक से जांचा भी नहीं गया और व्हाट्सएप पर दिए गए कुछ निर्देश लाखों लोगों के वोट देने का अधिकार मिटा सकते हैं, तो क्या हमारा लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।